जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम लेके आए अगेन मॉक टेस्ट फिजिक्स, जिसमें हम अगेन 25 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, लिखा कॉइन इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स रेज्ड, दिस फिनोमेना अकर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। अब सुने ध्यान से, कभी कभी आपने देखा होगा, सपोज करो ये बीकर है, इसमें आपने लिक्विड भरा हुआ इस तरीके से, इस तरह से लिक्विड भरा हुआ। यदि आप एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर, सपोज करो एक कॉइन है यहाँ पे, ये कॉइन की पोजीशन है, लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे कॉइन को तो कॉइन इस पोजीशन पे नजर नहीं आएगा, कुछ थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा यहाँ पे। तो ऊपर से इसकी जो ये पोजीशन, इसको बोलते हैं इसका एपरेंट डेप्थ। ध्यान से सुनेंगे, ऊपर से जो कॉइन जिस एपरेंट पोजीशन पे दिखा जाएगा उसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, और जहां पे आपका एक्चुअल में कॉइन है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो ये जो एपरेंट पोजीशन कॉइन की दिख रही है, कौन से फिनोमेना की वजह से दिख रही है? तो आप देखेंगे यहां से जो लाइट रे जा रही है, एक तो सीधे जाएगी अलोंग दी नॉर्मल, तो अलोंग दी अगर लाइट रे जा रही है तो सीधे गो स्ट्रेट जाएगी, और यदि एक लाइट रे ऐसे जाती है तो डेंसर से रियर जा रही है तो ऐसे निकल जाएगी। तो आप देखेंगे लाइट रे कहीं पीछे आ रही है, यानी कि यहाँ पे लाइट रे का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन की वजह से यदि आप इस लाइट को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको इसकी एपरेंट पोजीशन यहाँ पे नजर आएगी, इसलिए कॉइन थोड़ा सा ऊपर रेज नजर आता है। यानी कि जब भी किसी बीकर में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। दूसरी बात, यदि आपसे बोला जाएगा एपरेंट डेप्थ बताइए, तो एपरेंट डेप्थ का मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ध्यान रखेंगे ये आपका फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, डेंसर मीडियम का। रियल डेप्थ आपको दी ही रहेगी, आपको एपरेंट डेप्थ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपको डायमेंशन निकालना तो या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, या फिर आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो आपको तो दोनों पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है सर, हाफ mv स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरी बात, किसी भी एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं, देखो ये मास है तो मास को डायमेंशन में लिखते हैं कैपिटल एम। देखो ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का आप अलग से फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका अगर डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ध्यान रखेंगे आप, एक फोर्स की डायमेंशन हर समय याद रखेंगे, और दूसरा वर्क की डायमेंशन, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सबका डायमेंशन सेम होता है। फोर्स का यदि आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो आप इसका क्या लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m, और एक्सेलरेशन का होता है एल टी की पावर -2। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको टीआईआर के पीछे क्या प्रिंसिपल है वो पता करना है, किस वजह से टीआईआर होता है। हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, अगेन उसको रिपीट करते हैं। टीआईआर के लिए नेसेसरी दो कंडीशन होती हैं। पहला, जब आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, पहला केस ये होना चाहिए। जब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए। और ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यदि कहीं पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो डेफिनेटली वहां पे होगा टीआईआर। अब सुनिए ध्यान से, टीआईआर होने के लिए सबसे पहले जो मिराज फॉर्मेशन, मिराज का मतलब आप जब आप डेजर्ट में जाएंगे, जो पहला लिखा फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, इसका मतलब जब आप कभी डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो आप आगे देखेंगे, यदि सनलाइट आ रही हो बहुत तेजी से तो आपको आगे थोड़ा सा पानी नजर आएगा। वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो मिराज फॉर्मेशन की वजह से ऐसा दिखता है। तो इसमें आपका टीआईआर डेफिनेटली है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन माइक्रोस्कोप, यहां पे टीआईआर नहीं होगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन माइक्रोस्कोप में टीआईआर नहीं है, वहां पे तो रिफ्रैक्शन होता है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कलर ऑफ इवनिंग, इसका ये भी टीआईआर की वजह से नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आपका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है
ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और 4 ऑप्शन आपका टीआईआर की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक तो इस तरीके से बने होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे इस तरीके से आपको लाइट रे यहां से यहां डालनी है, तो लाइट रे गो स्ट्रेट, यानी कि लाइट रे सीधी रेखा में जाती है, लेकिन ये तो कर्व वाला है, तो लाइट रे यहां से कैसे जाए, टीआईआर होके मल्टीपल टाइम क्या होता है, टीआईआर होता है, फाइनली लाइट रे कुछ इस प्रकार से चली जाती है। तो इन दोनों में आपका क्या होता है, टीआईआर इंक्लूड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। चेक कर लीजिए कौन सा होगा। हाँ जी, ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, on a cold morning a metal surface will feel colder to touch than wooden surface because, आपने देखा होगा ठंडियों के समय में, आपने देखा होगा आपके जो मेटल सरफेस होते हैं, जो मेटल की सीट होती है, उन पे जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको बहुत जल्दी से क्या होता है, कोल्ड फील होने लग जाता है। लेकिन जब आप वुडन ब्लॉक पे बैठेंगे तो उस कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, कोई भी मटेरियल कितनी इजीली आपकी हीट को पास करा सकता है अपने अंदर से, उसको बताते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू पास हीट। तो ध्यान रखेंगे मेटल की क्या होती है, ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू वुडन ब्लॉक, इसलिए आपको जल्दी से क्या होने लग जाता है, वो कोल्ड फील होने लग जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अ फार साइटेड पर्सन, यहां पे ऐसा आई आना चाहिए, अ फार साइटेड पर्सन हैज अ नियर पॉइंट एट 100 सेंटीमीटर, व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। आपसे पूछा गया एक फार साइटेड पर्सन, यानी कि दूर दृष्टि दोष है उसे, यानी कि उसको दूर की चीज सही से दिखाई देती है, नजदीक की चीज सही से नहीं दिखाई देती। तो यदि उसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसको अपनी आंखों से पोजीशन इमेज को सही देखने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो होता क्या है, देखो ये आपका आई है, यदि वो नजदीक की चीज देख रहा है तो लाइट रे ऐसी जाती है। अब वो क्या कर रहा है, यहां पे आपकी लाइट रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, बियॉन्ड द रेटिना कन्वर्ज हो रही है। होना ये चाहिए था कि आपकी जो लाइट रे है वो रेटिना पे कन्वर्ज होनी चाहिए, ऐसे कुछ इस प्रकार से, तब जाके उसे सही से दिखाई देगा। तो पहली बात, फार साइटेड में यदि उसको अपनी, देखो यहाँ पे पावर कम है, इसलिए तो लाइट रे आगे जाके कन्वर्ज हो रही है, उसको पावर बढ़ानी है, तो पावर बढ़ाने के लिए उसे कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा पहली बात। चूंकि आपका जो आई लेंस है, हमारा जो आई लेंस है, वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है। ठीक है, तो यदि पावर बढ़ानी तो सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो उसे तो इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव। क्लियर। तो पहली बात, यहां पे जो निगेटिव वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात, यदि ये निगेटिव होता तो आप डेफिनेटली डी को कर देते, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको नियर पॉइंट दे रखा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या होगी, आपकी इमेज डिस्टेंस होगी, जो कि किसको लिखेंगे, -100 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरफ बनेगा। ठीक, और यू आपका कितना होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कितना होता है, -25 सेंटीमीटर आपका होता है। अब ये दोनों फॉर्मूला हम, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/v क्या, -1/100, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 100, ये कितना होगा, -1, ये कितना होगा, 25 और 100 4, तो क्या हो जाएगा, +4। क्लियर। तो ये आ जाएगा 3/100, ये आएगा 1/f। ध्यान रखें, और 1/f क्या होती है, पावर होती है। अब ये आपका किस में है, ये सेंटीमीटर है, ये आपका किस में होगा, आंसर दे रखा है आपको एसआई में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 100 से, ताकि आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इससे कट जाएगा, आंसर आपका बचेगा 3 डायोप्टर। ध्यान रखेंगे ये प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उस फार साइटेड पर्सन को जिसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर है, +3 डायोप्टर का चश्मा पहनना पड़ेगा, तब जाके उसको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ऑप्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए हर मॉक टेस्ट में हमने ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लिए हैं, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन। पहला लिखा, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पोअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
देखो आपका क्लियर स्काई दिखता तो ब्लू है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि पोर स्कैटरिंग होती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है आपकी किसकी, आपकी जो विबग्योर में इस तरह से पैटर्न चलता है VIBGYOR। तो इस जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उनकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आपका जो रीजन है वो गलत दे रखा है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा, रेड पार्ट ऑफ लाइट शो मोर स्कैटरिंग देन ब्लू लाइट इन द एटमोस्फेयर। ऐसा नहीं है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा सुबह और शाम के टाइम आपको जो सन रेडिश दिखता है उसके पीछे का रीजन यही है कि रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए आपको दूर तक दिखता है, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है इसलिए वो दूर तक जाता है। तो ये वाला भी सर गलत है स्टेटमेंट। ठीक, तीसरा लिखा इन दी एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, बिल्कुल सही। देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्काई विल लुक ब्लैक, बिल्कुल सही। यदि एटमोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे तो आपकी जो लाइट है वो किससे स्कैटर करेगी, टकराने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मैटर चाहिए। जब वो स्कैटर नहीं करेगी तो आपका जो आपका जो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, आपका स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी दो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, an object is projected upward with velocity 100 मीटर पर सेकेंड, it will strike the ground in approximately। कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, यदि सर ये वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम है तो डेफिनेटली आपका पार्टिकल कहाँ आएगा, वापस आएगा। ये तो बहुत कम है, इसके वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, फाइनली कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे ही वापस आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जैसे ये यहां पहुंचेगा तो कितने टाइम बाद पहुंचेगा, तो यानी कि आपको यहां पे चाहिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 2u/g, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। अब कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए बेटा, तो यहाँ पे आपकी अभ्यास सीरीज चल रही है, यानी कि मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो फिलहाल आपको यही पकड़ के रखना कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। आप इसको डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्या है, u क्या है, आपकी जो वेलोसिटी दे रखी है आपने, वेलोसिटी आपने दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आप रखेंगे 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो g का वैल्यू आपको दे नहीं रखा, तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना रखते हैं, 10 रखते हैं, तो यहाँ पे हम g का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। अब आप देखो इस 0 से 0 कट जाएगा तो 10 2 जा कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो आपके हाथ में वापस हो 20 सेकंड बाद आ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी होगा। कभी कभी वो पूछेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगाएंगे हम टाइम ऑफ एसेंड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, u/g, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आपको चेक करना है पूछा क्या गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, है ना, कोई लाइट रे है, सपोज करो ये आपका लाइन है जो आपको मीडियम को क्या करिए, सेपरेट करिए। इस तरफ आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, और इस तरफ आपका मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। क्लियर। 2 मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 किस मीडियम में जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज i एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r, तो बताइए साइन i अपॉन साइन r किसके बराबर, यानी कि यहाँ पे स्नेल लॉ की बात कर रहा है। तो अगेन आप देखेंगे जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है सर, अपने रूट से डेविएट हो जाती है। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हम स्नेल लॉ लगाने का क्या रूल है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में लिखेंगे साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर जिस मीडियम में आपकी लाइट किस मीडियम में गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में क्या आएगा, साइन आर। क्लियर। आपसे पूछा साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम यहां लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, ये आर, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा इसको कैसा लिखते हैं बेटा, ऐसा भी इसको लिखा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे n2 अपॉन n1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। स्नेल लॉ लगाने का तरीका यही है। ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैथ्स वाला क्वेश्चन आया। देखो ऑप्टिक्स अगेन मैं कई बार पूछ चुका हूं, हम 4-5 क्वेश्चन लेते हैं हर मॉक टेस्ट में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डिफेक्ट दे रखे हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, मायोपिया और कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद, तो कैटरेक्ट का इलाज होता है सर्जरी।
अगर आपको एक भी चीज पता है तो आप यहाँ पे एक आंसर कर देंगे। देखो कैटरेक्ट यानी कि डी किससे मैच करना चाहिए, 3 से मैच करना चाहिए। तो देखो डी किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो डी वाला 3 से मैच कर रहा है, यहाँ पे भी डी वाला 3 से मैच कर रहा है, तो हमें कुछ और पकड़ना पड़ेगा। प्रेस बायो पे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाईफोकल लेंस, क्योंकि प्रेस बायो का मतलब हुआ ना तो उसको दूर की चीज सही से दिख रही है ना उसको नजदीक की चीज सही से दिख रही है, तो उसको दोनों प्रकार के लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस प्रकार के लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। यानी कि प्रेस बायोपिया के लिए बी का 2 मैच करना चाहिए। तो देखो बी का 2 यहां मैच कर रहा है और डी का 3 यहां मैच कर रहा है। ए का क्या है 4। हाइपर मेट्रोपिया के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस। हाइपर मेट्रोपिया का मतलब हुआ उसे नजदीक की चीज देखने में दिक्कत हो रही है, और मायोपिया का मतलब हुआ उसको दूर की चीज दिखने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहां पे आपको जो सही नहीं है वो चूज करना। स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन देन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। बिल्कुल सही बात है। यदि कहीं पे माना सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेजी से, आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप क्या मारेंगे, ब्रेक। लेकिन गाड़ी तो जाएगी आगे, यानी कि वेलोसिटी आगे की तरफ है, ब्रेक मारा तो फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो दोनों का साइन क्या है, अपोजिट। तो डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो स्लोइंग डाउन होगा। ये स्टेटमेंट सही है, हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। अगेन इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट देन एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। अब जरा देखिए ध्यान से, यदि हम बात करें सपोज करो आपने कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया ऐसे वर्टिकल हाइट पे, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो मैक्सिमम हाइट पे बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। भाई मैक्सिमम हाइट के बाद अब कहां आएगा, रिटर्न बैक आएगा, तो उस समय उसकी एट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इस पे अभी भी एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो कि हर समय कहां रहेगा, डाउनवर्ड। तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है और ये कह रहा कि 0 होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टेंट पे वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 हो। जैसे इस केस में आपने देखा यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो आपका ये गलत स्टेटमेंट है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे पढ़ना ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट एट अ पॉइंट, है ना, दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 न्यूटन है और दूसरे का क्या बच्चा, 15 न्यूटन है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो दे रखा आपका 17 न्यूटन। आपको उनके बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा, है ना। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही तो निकालेंगे। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप 17 का स्क्वायर आप कर लीजिए, कितना होता है, देखो 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, 7 ये आ जाएगा 11, ये क्या आ जाएगा 7, ये क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा ये 289 होता है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 289, ये कितना होगा 64, ये कितना होगा 225 प्लस वटेवर, ये कितना होगा 8 2 जा 16, इसको आप एडिसिस रहने दीजिए, कॉस थीटा, है ना। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना होगा 9, 6, ये 289 आएगा, यानी कि इस तरफ क्या हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, यानी कि आप देखेंगे कॉस थीटा बराबर 0 आया। देखो कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा, और कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, जब थीटा आपका क्या होगा 90 होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगेन यहाँ पे आपको बस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना था, रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगेन देखा हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन है, मैच द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 1 टू द एंट्रीज ऑफ लिस्ट 2। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत अजीब है, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, जैसे हमने कई बार फॉर्मूला किया, क्या है C/5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू R/4, राइट। ये फॉर्मूला आपको पकड़ना है। अब देखो ध्यान से, देखो 4 डिग्री सेल्सियस, अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस, यदि हम ऐसा लिखें C/5
बराबर R/4, तो 4 इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या लिखेंगे 5R, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस किससे मैच करेगा 5R से मैच करेगा, यानी कि A का 3, A का क्या होगा 3 होगा, तो A का 3 कहाँ पे डी ऑप्शन में, देखो A का 3 और कहीं नहीं है। अब आपको ये नहीं कि हर चीज को आप चेक करते चले जाएंगे, देखो A का 3 यहाँ पे तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखो B का 4 है तो B का F5 इंटू F-32 बराबर क्या होगा 9K-273, बिल्कुल सही है। अगेन क्या होगा C का क्या हो जाएगा 1, तो C का क्या है 1 केल्विन बराबर क्या होगा यही होता है 1/273.6 ऑफ द टेम्परेचर, और 5R का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आपको अगर एक आंसर मिल गया तो डेफिनेटली आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर। Which one of the following is correct for the resultant of balanced force? अब सुनिए ध्यान से, बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पे यदि बैलेंस फोर्स लग रहा है, सपोज इस तरफ लगा 5 न्यूटन और आप लगाएंगे इस तरफ क्या लगाएंगे 5 न्यूटन, तो बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ उस पे एफ नेट कितना होगा 0 होगा, तभी वो बैलेंस्ड है। ध्यान रखेंगे किसी भी बॉडी पे यदि एफ नेट 0 तो क्या कहलाएगा बैलेंस्ड करंट। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा वेट कहाँ लग रहा है नीचे, लेकिन नीचे जो फोर्स है वो मुझे क्या दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन दे रहा, तो जितना वेट है उतना ही क्या है नॉर्मल रिएक्शन, जिस वजह से क्या है बैलेंस्ड है। अभी भी जहाँ पे आप बैठे हैं उस समय भी क्या आपका वेट कहाँ लग रहा है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है ऊपर, इसलिए आप क्या है बैलेंस्ड हैं। तो हर समय बैलेंस फोर्स क्या रहते हैं 0 रहते हैं, इसलिए आपका क्या होगा इट इज 0। क्लियर। नेक्स्ट, अ मैन इज at rest in the middle of a horizontal plane of a perfectly smooth surface of ice। सपोज करो ये आपका कोई सरफेस है, आइस का सरफेस है, ध्यान रखेंगे किसका सरफेस है आइस का, और कोई मैन यहाँ पे है, ठीक है। ही कैन मूव हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन। अब कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से यहाँ आना है, उसको यहाँ से यहाँ आना है, तो डेफिनेटली यही उसको चल के जाना पड़ेगा, तो उसको चल के जाना पड़ेगा। जब हम चलते हैं तो हम क्या लगाते हैं पैर से कहाँ लगाते हैं, एक्शन कहाँ लगाते हैं पीछे, बदले में आपका लैंड या कोई भी सरफेस को कहाँ देगी रिएक्शन कहाँ देगी आगे, इसलिए आप आगे चल पाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी एक्शन एंड रिएक्शन की, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसा केवल न्यूटन्स थर्ड लॉ में बोला गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे थर्ड लॉ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस व्यक्ति को थर्ड लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसकी वजह से ये आगे जा पाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ध्यान रखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। अब ध्यान रखेंगे एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, जब भी आप देखेंगे एक बॉडी, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो इसका इसकी वजह से वेट का एक्शन कहाँ है नीचे, और बदले में सरफेस रिएक्शन कहाँ देगा ऊपर, तो ऊपर रिएक्शन के फॉर्म में कौन है नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे आप कई जगह एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो आप ग्राउंड पे चल रहे हैं तो आपके पैरों से एक्शन कहाँ लग रहा है पीछे, बदले में आपका लैंड रिएक्शन कहाँ देगी आगे। आप स्विमिंग करते हैं तो आप अपने हाथों से एक्शन कहाँ दे रहे हैं पानी को पीछे धकेल रहे ना, बदले में पानी कहाँ दे रहा रिएक्शन आगे दे रहा। तो ध्यान रखेंगे एक्शन रिएक्शन तो लगेगा, लेकिन यहाँ पूछा ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऐसा नहीं है, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लग सकता, इसके लिए दो अलग अलग बॉडी चाहिए। ध्यान रखेंगे दो अलग अलग सर्फेसेस चाहिए, तो ध्यान रखेंगे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी जस्ट अपोजिट होगी। क्लियर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी, है ना, तो गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी में क्या बोला गया कि किसी भी बॉडी को जब तक आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव करती रहेगी आपकी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करने के लिए। तो ऐसा फर्स्ट लॉ में भी बोला गया है, ध्यान रखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी ये बात बोली गई है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आंसर होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको गैलीलियो लॉ नाम से भी जानते हैं, इनर्शिया लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या है फर्स्ट लॉ कि जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा वो अपने इनिशियल स्टेट को रिगेन करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से अगेन आपका मैच द फॉलोइंग लिखा है, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका ए का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, तो ए का एस कहाँ पे है, तो ए का एस तो ए और सी में है, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट, तो इससे बात नहीं बनेगी। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देखो आसान दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम होता है सर। तो आप देखो सी का मोमेंटम क्यू होगा, तो सी का क्यू कहाँ पे है, तो सी का क्यू यहाँ पे है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं बी का पी लिखा एजेंट विच कॉज एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है आपका फोर्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आप फोर्स लगाएंगे उसी की वजह से उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और दूसरा क्या है, न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। सारे आसान थे, बस आपको थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको मॉक टेस्ट इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही नज़र में 25 क्वेश्चन में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको लगे कि हाँ एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखो बहुत अच्छी बात बोली है, कांस्टेंट फोर्स, और आपसे पूछा है एसटी ग्राफ। क्या पूछा है, एसटी ग्राफ पूछा है। अब जरा सुनिए ध्यान से, कांस्टेंट फोर्स का मतलब हुआ फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब आपको एसटी ग्राफ पूछा है। अब आप ऐसा देखिए जहां पे एक्सेलरेशन कौन सी क्वेश्चन में आता तो क्या आता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हम लिख सकते हैं एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर ये चीज बेटा कांस्टेंट है तो एस प्रोपोर्शनल टू द क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। और आप देखेंगे यदि वाई प्रोपोर्शनल टू द क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ जाएगा पैराबोला। तो ध्यान रखेंगे यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसका एसटी ग्राफ बनेगा पैराबोला। लेकिन अगर पूछेगा वीटी ग्राफ, है ना, अगर पूछेगा वीटी ग्राफ तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखेंगे पूछा क्या गया है, यहाँ पे एसटी ग्राफ पूछा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा है, तब पर तो आंसर क्या होगा सर, पैराबोला। यदि पूछता है वीटी ग्राफ तो आंसर क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, When two moving body collide, यदि दो बॉडी कोलाइड करते हैं तो ध्यान रखेंगे क्या क्या आंसर, देखो देयर टेम्परेचर राइजेस, बिल्कुल यदि दो बॉडी कोलाइड करेंगे तो उनमें क्या होगा सर, हीट अप जनरेट होगा, तो उनके क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ सकता है। देयर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी तो काइनेटिक की वजह से क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत होगा। थर्ड, देयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बिल्कुल अगर आप किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो काइनेटिक जैसे जैसे जमीन पे धड़ाम से गिरेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, हीटअप हो जाता है कोई चीज, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, टेम्परेचर राइजेज हो सकता है। इसलिए आपका ए और 3 थोड़ा सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ऑप्शन भी आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे तो आपको बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। If the distance s covered by a moving car in rectilinear motion with a speed of v in time t is given by s बराबर vt, then the car undergo। अब रेक्टिलिनियर का मतलब हुआ बेटा स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखेंगे रेक्टिलिनियर का मतलब हुआ सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ में वो जा रही है, और कोई जो उसका एस और वी का ग्राफ है, एस का जो रिलेशन वो कुछ इस तरह से फॉलो करता है। जरा देखें ध्यान से, एस बराबर वी टी को फॉलो करता है। अब देखिए ध्यान, यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इक्वेशन आप देखेंगे क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम एस बराबर यू टी लिखें तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, भाई इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो होगा यहाँ पे, इसलिए तो हम लिख सकते हैं एस बराबर यू टी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जो वो कैसे जा रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा होगा, ऐसा तभी लिख सकते हैं क्योंकि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी। जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, गलती ना करें आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ध्यान रखें, कभी कभी जानबूझ के लिखेगा जीरो एक्सेलरेशन तो वो सही हो जाएगा, कभी कभी इसके जगह लिखेगा जीरो एक्सेलरेशन तो वो क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका आंसर होगा। क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मास इनटू वेलोसिटी है वो हर समय क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में आपने देखा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, यानी कि सर एक तो सेकंड का इस्तेमाल है यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जीरो, इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ है। दूसरा भाई कंजर्वेशन, जैसे दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से कोलाइड करेंगे तो एक कहाँ आएगा, पीछे, अगर टकराने के बाद एक पीछे आ गया कहाँ जाएगा, आगे। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी लग तो रहा है ना, भले यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जितनी वेलोसिटी आगे जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, पीछे कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक तो न्यूटन सेकंड लॉ, दूसरा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ भी है। तो ध्यान रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में
बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है अ बॉडी बिकम्स वेटलेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट फॉलो। अब सुनिए, किसी भी बॉडी का ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा वेट होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। सरफेस ऑफ अर्थ से चाहे आप ऊपर जाओ चाहे टूवर्ड्स द सेंटर आओ, ध्यान रखेंगे चाहे आप टूवर्ड्स द सेंटर आओ उसका वेट घटेगा क्योंकि जी डिक्रीज करता है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है सर, ऊपर जाने पे भी जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और अंदर जाने पे भी जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब अंदर की तरफ आते हैं तो जी वाला फॉर्म सा फॉर्म करता है 1 माइनस डी बाई आर। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को क्या करता है वो फॉलो करता है, क्योंकि जब आप डी बराबर क्या रखेंगे आर रखेंगे यहाँ पे तो आर बाई आर क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो वहाँ पे जी क्या हो जाएगा 0, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी वेट लेसनेस कंडीशन हो जाएगी। इसलिए इनसाइड द अर्थ के लिए जो फॉर्मूला लगेगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे सेंटर पे क्या हो जाता है वेट 0 हो जाता है। इफ एन एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन ए द फोर्स एक्सिट ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर ऑफ मास एम विल बी। अब सपोज करो ये एलिवेटर है, इस पे ये मैन है ना, इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी बेटा ऊपर। अब लिफ्ट जा रही है ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉर्मल माइनस एम जी बराबर क्या होगा एम ई। क्लियर। तो यहां से नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एम क्या लिखेंगे जी प्लस ए, यानी कि थोड़ा सा वेट अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा तो इतना वेट वो क्या कराएगा उस पर एक्सर्ट कराएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, you are on a frictionless horizontal plane. How can you get off is no horizontal force is exerted by the pushing against the surface. कहा कि आपको इस ऐसे सरफेस में जो पूरी क्या है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास एक्सटर्नल फोर्स अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, है ना। अगर आप ऐसे चलते हैं तो फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं, चलने के लिए क्या चाहिए फ्रिक्शन। तो पहली बात अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ की, है ना, एनटीएल की रिक्वायरमेंट होगी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ उसको क्रिएट करना, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना है, तो कैसे करेगा सर, देखो बाई जंपिंग नहीं कर सकता, अगर जंप करेगा तो उसको क्या चाहिए फ्रिक्शन चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाई स्पीटिंग और स्नीजिंग, बिल्कुल ये वाला आपका क्या हो सकता है सही हो सकता है ना। जब स्नीज करेगा बहुत तेजी से छीकेगा तो उसका एक्शन कहाँ लगेगा आगे, तो बदले में रिएक्शन कहाँ मिलेगा पीछे, ऐसा पॉसिबल है। स्नीजिंग मतलब बहुत ज्यादा से क्या करेगा सर वो स्पीटिंग करेगा आगे की तरफ, थोड़ा सा स्पीटिंग करेगा जिसकी वजह से एक्शन कहाँ लगेगा आगे, बदले में रिएक्शन कहाँ लग सकता है पीछे। तो एक केस तो ये पॉसिबल है। आगे पढ़ते हैं बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन द सरफेस, बाय रोल करने के लिए भी क्या चाहिए सर फ्रिक्शन चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बाय रनिंग ऑन द प्लेन, अब रनिंग करने के लिए भी क्या चाहिए पैरों को क्या चाहिए फ्रिक्शन चाहिए, एक्शन रिएक्शन चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। द टिप ऑफ द नीव ऑफ योर राइटिंग पेन इज स्प्लिट टू फॉलो, है ना। आपने देखा होगा आपके जो बचपन में लिखते थे या आपने देखा जो पुराने टाइम पे लिखे जाते थे ऐसे उनको उनमें इंक भरी जाती थी, आगे से टिप थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है उससे लिखा जाता था, वो किस एक्शन पे है, तो ध्यान रखेंगे वो कैपिलरी एक्शन पे है। वहाँ पे कैपिलरी एक्शन से क्या होती है इंक फ्लो करती है ऊपर की तरफ चढ़ती है जिसकी वजह से आप उसको लिख पाते हैं ना, इंक आती है धीरे धीरे तब उसमें लिखा जाता है। तो जो टिप ऑफ द निव है आपका जो राइटिंग पेन है उसमें जो एक्शन होता है कौन सा होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। क्लियर। तो ये थे बच्चे आज के मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकता है। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।